बेलागंज में भलुआ में हुआ नेशनल रोड मैप पार्टी कार्यालय का उद्घाटन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोमवार को बेलागंज खिदरसराय सड़क मार्ग पर बेलागंज के भलुआ वन गांव में नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया के उत्तर पूर्व भारत का मुख्य कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज बुरहानुद्दीन ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुरहान साहब ने कहा कि बेलागंज में कार्यालय का शुभारंभ का मुख्य मकसद है कि प्राचीन भारत में मगध की धरती से पूरे भारतवर्ष में शासन किया जाता था, इसलिए मेरे पार्टी का हेडक्वार्टर मगध के सरजमी पर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल रोड मैप पार्टी आने वाला लोकसभा में पूरी तैयारी के साथ देश के लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे बिहार में 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बिहार में मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा जाति और गरीब तबके के अगड़ी जाति से भी नए लीडरशिप बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि बिहार का चौमुखी विकास हो सके। अभी हाल ही के दिनों में हुई जातीय जनगणना में बिहार में मुस्लिम आबादी 18% आंकड़ा किया गया है, इसलिए यह मुस्लिम पार्टी को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पार्टी का कोशिश जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पार्टी बिहार विधानसभा 2015 में आसाम से चुनाव लड़ चुकी है, इसलिए हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। पार्टी बिहार में सभी जाति सभी धर्म को लेकर गांधीवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। वही मीडिया के समक्ष संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव शकील अहमद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाफिज बुरहानुद्दीन साहब मजहब के साथ साथ सियासी रहनुमा हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस्लाम में सियासी का अहम रोल है और मुसलमान आज भी सियासत से काफ़ी दूर है, इसलिए अब मुसलमान को झुकाव हाफिज बुरहानुद्दीन साहब के और तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाफिज बुरहानुद्दीन साहब को राजनीतिक में कदम रखने का उद्देश्य बिहार में अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्गों के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास है। हुआ है और आप सभी प्रेस बंधु आज आए हैं तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सहयोग दिया है। ये अभी शुरुआती कदम है और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग का साथ मिलता जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम लोग एक बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग इस गया के धरती पे जो ऑफिस खोला है, इसके पीछे एक मकसद है। आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं कि ये मगध का धरती है और इस मगध की धरती से पूरे भारत में शासन किया गया प्राचीन काल में, तो इस धरती का बहुत बड़ा महत्व है भारत में। तो हम लोगों ने सोचा कि मगध के धरती पे क्यों ना ऑफिस खोले और हम इस भारत के वासियों को अपना विकास के लिए जो एक रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप को आगे ले जाए। लेकिन ये पार्टी हमारे हाफिज बुरहानुद्दीन साहब ने बनाया, क्योंकि थोड़ा सा मैं हाफिज साहब का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। हाफिज साहब हमारे मदीना शरीफ में इमामत किए हैं और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा रसूल जिसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, उनके खादिम रह चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में इसका अहमियत है। और इनसे बड़े बड़े राजा दूसरे देश का परमिशन मांगते थे, तब हाफिज साहब हमारे उनको मिलने का या देखने का अनुमति देते थे। वो हाफिज साहब को एक ख्वाब आया कि आए हाफिज, जा अपने देश में गरीब लोगों को मदद कर। ऐसा ख्वाब में आया, लगता है कि कोई हमें बताया जा रहा है वहाँ पे। तब उन्होंने हाफिज साहब ने आए यहाँ पे और एक पार्टी बनाने की कोशिश की और पार्टी 2014 में रजिस्टर्ड कराया हम लोगों ने। इसके पीछे मकसद है कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और अगड़ी जाति के लोग जो गरीब हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो पार्टी एस्टेब्लिश्ड है वो एक घराना चल रहा है। हर विधायक का भी घराना है, एमपी का भी घराना है, पार्टी चलाने वाले का भी घराना है, वो दूसरे को न्यू लीडरशिप क्रिएट नहीं होने दे रहा है। तो हम लोगों के मेन मकसद है एक रोड मैप जो तैयार कर रहे हैं देश के लिए, कि आने वाले 100 साल के लिए नए हम लोग लीडरशिप तैयार कर रहे हैं।
जो कि भारत को योगदान दे विकास में। तो ये पहला कदम है। हालांकि हम लोग 2015 में चुनाव लड़े थे, फर्स्ट चुनाव यहाँ पे 2015 में बिहार में विधानसभा था। उसके बाद असम में लड़े 16 में, 19 में, और आगे चल के हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम इस पार्टी को बिहार के धरती से, क्योंकि बिहार को हम लोग मानते हैं राजनीति का एक तरह से केंद्र बिंदु मानते हैं। जैसे कोई भी एक धर्म का केंद्र बिंदु होता है, तो राजनीतिक का धर्म केंद्र बिंदु बिहार को हम लोग मानते हैं। इसीलिए बिहार को बुद्धिजीवियों का, बिहार का राजनीतिक सोच का अग्नि मानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि बिहार में ये हेड ऑफिस बनाएं और यहाँ से अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते बढ़ते नागालैंड तक हम लोग जाएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग जहाँ जहाँ लड़ रहे थे मगर हम लोग बिखरे हुए थे, तो ये इसलिए यहाँ पे बनाया और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग को सहयोग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि बिहार में जब आए हैं तो बिहार का एक एजेंडा है कि बिहार का जो बजट हो वो 3 भाग में बांटा जाए। मगध, सीमांचल और जो मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वो एक, उसको भी एक मिथिलांचल नाम से जानते हैं। तो मिथिलांचल को तीनों को बराबर जो बजट बने देश का, तो ऐसा बिहार प्रदेश करे कि तीनों को, क्योंकि जब हम लोग सीमांचल गए तो कहते हैं हम लोग से तो भेदभाव है, कोई डेवलपमेंट नहीं, हमारे तरफ यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे तरफ ये नहीं। तो वो सुन के बड़ा दुख हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं मिथिलांचल वाले कि हाँ जी हम लोग तो हैं मगर ये हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते कि बिहार का जो बजट बने प्रदेश लेवल पे वो ऐसा हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरी बात, इस जाति जनगणना से ये पता चला कि कौन कौन जाति कितने लोग हैं। तो हम लोग एक चीज खास कर कहना चाहते हैं कि देखिए भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, हर जगह पे साथ दिया और आगे भी देते रहेगा। हम लोग भारत के, इसलिए हमारा नारा ही है, NRMP का नारा है, भारत देश हमारा है। हम लोग भारत को अपना दिल जान सब कुछ देने के लिए कुर्बान है। हमारा देश है, हम दूसरे को नहीं मानेंगे। हमारा धर्म भी यही कहता है कि जिस देश में रहते उसको पहला अपना जान देना है उसके लिए। तो हम जान देंगे, लेकिन हमको भी भारत से उतने ही सहयोग शासन से, प्रशासन से मिलना चाहिए। तो एक यहाँ पे अभी रिपोर्ट आया है कि जैसे मुस्लिम आबादी 18% के लगभग है, 17.7%। ये हर कदम में पीछे है, एजुकेशन में, जॉब में, राजनीति में, बिजनेस में, सभी चीज़ में पिछड़ा है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है। दलित है, दलित वर्ग भी वोट देते हैं, अलग अलग जातियां के पार्टी बनाकर चला रहे हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से डेवलपमेंट का सिस्टम नहीं डेवलप कर रहा है। पिछड़े वर्ग का भी लोग चला रहे हैं देश प्रदेश, लेकिन उसमें भी क्या है सभी लोग जानते हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं। फिर हम लोग कहते हैं अगड़ी जाति के भी लोग, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त यार हैं कि बेचारे रोते हैं कि भाई मैं तो अगड़ी का करके मारा जाता हूँ जी, क्यों कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी होना चाहिए। हालांकि रिजर्वेशन आया, लेकिन हम कहते पहले राजनीति में भागीदारी, उसके बाद जो भी व्यवसाय है उसमें कैसे बढ़ना, उसके लिए पॉलिसी। तो ये सारे चीज हम लोग एक रोड मैप बनाया है जो आगे चल के एजेंडा बताएंगे। आने वाला लोकसभा 2024 का होने जा रहा है जो इलेक्शन, उसके लिए हम लोग तैयारी में हैं और उम्मीद है कि 40 सीटों पे हम लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ये अभी हम लोग का पहला कदम है, क्योंकि आज फर्स्ट ऑफिस उद्घाटन हुआ है और इंशाल्लाह 40 सीट पर उतारेंगे और युवा वर्ग को देंगे, क्योंकि युवा वर्ग को हम लोग सोचते हैं कि नई सोच के साथ आगे बढ़े। क्योंकि एक विचार बहुत अच्छा लगा था, प्रशांत जी हमारे हाफिज जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि नए लीडरशिप तैयार होना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि वो भी बात अच्छी बात बता रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे चीज़ मुद्दे लेके आए हैं और बाकी हमारे हाफिज साहब बताएंगे कि क्या क्या कहना है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है और मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अभी तत्काल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पास है, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति चलाने वाला आ जाएगा तो हम उसको हैंड ओवर करेंगे।
पहला ही सवाल ऐसा किया है कि इंशाल्लाह आपको बहुत माकूल जवाब दिया। दरअसल मैं अपनी पढ़ाई के ज़माने से मुझे आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो उस वक्त टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो पेपर का ही एक सहारा होता था। मुल्क भर के हालात मिल जाते थे सुनने और देखने के लिए, और बैरूनी ममालिक यानी हिंदुस्तान के अलावा जितनी भी कंट्री हैं उनके भी तकरीबन हालात काफ़ी मिल जाते थे। तो इस सिलसिले में हम बच्चे रहे, उसके बाद हम देखते थे पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। लोग आते थे, कैंडिडेट आते थे और भीड़ उनके पीछे हुआ करती थी, और उसके बाद देखते रहे। हमें भी शौक हुआ, हम भी उन बच्चों में शामिल हो जाया करते थे, पीछे पीछे जाते थे। और एक लालच हुआ करता था उस ज़माने में, एक बिल्ला दिया करते थे, आपको अगर याद हो तो हर कैंडिडेट एक बिल्ला दिया करता था अपनी पार्टी का। तो बच्चे में आदत होती है। बहरहाल वहाँ से ये एक रगब शुरू हुई, और उसके बाद से क्या है और समाजी तलबत क्या है, ये तमाम चीज़ें तो हमारी तालीम के साथ साथ दोनों चीज़ें चली। और इत्तेफाक से ये कि हमें उस्ताद और गुरु जो मिले, मैं कहता हूँ हर इंसान को ऐसे उस्ताद, ऐसे गुरु मिलने चाहिए जिन्होंने हमें बहुत सलीके से, बड़े तरीके से समझाया और अच्छी तरबियत दी, अच्छे रास्ते बताए। उसी का नतीजा है आज कि आज यहाँ बैठे हुए हैं आप आपको तकलीफ आज यहाँ पहुँचे, इसके लिए हम आपसे चाहेंगे। लेकिन बुलाना भी बड़ा ज़रूरी था, आप लोगों से मुलाकातें भी हो जाएंगी और कुछ आपके ख़यालात, कुछ हमारे ख़यालात एक दूसरे जब मालूमात करेंगे, सवाल जवाब होंगे, तो उससे एक दिमाग खुलता है और इंसान के ज़हन के अंदर जो तंगनज़री होती है वो दूर हो जाती है। बहरहाल इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान। तो हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा ही रहेगा। वो ये कहे कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है, सब क्या कहते हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान किसी एक ने नहीं बनाया। सन 1857 की अगर कुर्बानी देखें आप हिंदुस्तान के लोगों की, उसमें सभी समाज के लोग थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब तबका, अमीर तबका, सभी लोगों ने जब देखा कि आज हमारे ऊपर मुसीबत और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो उस वक्त आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद चलता रहा ये सिलसिला। ये कमोवेश 10 से 12 साल का पीरियड ऐसा गुजरा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई, बड़ी कत्ल व गारतगिरी हुई, क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे, हमारे बुजुर्ग जो थे वो हिंदुस्तानी थे। अंग्रेज़ इतना जुल्म और सितम किया करता था कि उसके लिए ना कोई मुसलमान होता था, ना कोई हिंदू होता था, ना कोई सिख होता था, ना कोई ईसाई होता था। उसके लिए हिंदुस्तानी होता था और हिंदुस्तानी को उसने हमेशा उस वक्त भी और आज भी अब तक यही उसके जहन में रहा कि हिंदुस्तानी जो है एक मानद कुत्ते के जैसे कुत्ता गली पूछे में भटकता फिरता है, ये अंग्रेज़ की सोच रही है हमारे खिलाफ। तो हमारे बुजुर्गों ने इसके खिलाफ परचम उठाया, सब एक परचम के नीचे आए हिंदुस्तान के लोग
और उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज पागल हो गया और उसने कहा कि अब हमारा यहाँ गुजारा नहीं है, जब तक ये अलग रहेगा तब तक ये ठीक रहा। लेकिन अब ये एक आ गए हैं तो लिहाजा हमें बेहतर यही है, इज्जत हमारी इसी बात के अंदर है कि हम इस देश को इनके हवाले कर दें। तो मैंने ये तकरीबन 100 साल पुरानी बात इसलिए थोड़ी सी तारीख बताई है, आप तो खैर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए बताई ताकि एक ये बात फिर से ताज़ा हो जाए और वही चीज़ आज दोबारा हमारी नसों के अंदर दौड़नी शुरू हो गई। हर हिंदुस्तानी के खून के अंदर ये बात दौड़नी शुरू हो गई है कि इस देश को बचाया जाए। कैसे बचाएंगे? हर आदमी जिम्मेदार है और हर तरह से बचाया जा सकता है। जब तक हम प्यार मोहब्बत से आपस में नहीं मिलेंगे, एक जगह मिल बैठ के बात नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी कंपनी लगाएं आप, डायरेक्टर के हवाले छोड़ दें उसे और उसके बाद डायरेक्टर जनरल मैनेजर के हवाले छोड़ दें, वो अपनी मनमानी करे और वो उसके प्रोग्राम कुछ और हैं, अगर मेल नहीं खाएगा तो कंपनी डूब जाएगी। यही एक मुल्क और कंट्री का मामला होता है। कुछ लोग इतने समझदार लोग ऐसे इस तरह के आ जाते हैं, मैं कुछ कि वो मुल्क को बर्बाद कर देते हैं और इस तरह से कर देती हैं कि जैसे लकड़ी के अंदर कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाती है, वो अंदर ही अंदर खा जाती है उसको, मुल्क को पूरा खोखला कर देती है। आज जो हम देख रहे हैं, हो सकता है मेरी इस बात से आप मुत्तफिक ना हो, लेकिन सबसे पहले तो हमारा एजेंडा ये है कि हम इस मुल्क को बचाएं। ये हमारी धरोहर है, हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। इसको हम किस तरह से बचाएंगे ये आप बखूबी वाकिफ हैं इस चीज़ से, आप जानते हैं। आप खुद इस बारे में गौर करें, फैसला करें कि हमें कैसे बचाना चाहिए इस मुल्क को। और हमारी जो नई जनरेशन है, वो हमारी नई जनरेशन बिखर रही है। आज के हालात ने उसको बखेर दिया, किस तरह से वो सिमट के एक दे रहा है। हमारी बच्चों की एजुकेशन, सबसे पहले जो हमला किया है बच्चों के ऊपर, एजुकेशन पे हमला किया है। आज जितने भी इदारे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो तमाम ऐसे लोगों के हाथों में दिए जा रहे हैं कि आपके और हमारे बच्चे उसमें पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे और न छोड़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है कि कोई भी उसको अफोर्ड नहीं करेगा। मिडिल क्लास वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके भी वहाँ लगाएगा तो भी वो नहीं पूरी कर पाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पे हमें गौर करना है। आज के जो हालात बना दिए गए हैं, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा कर दी गई है, उस नफरत को हमें कम से कम, सबसे पहले उस नफरत को हमारी नई जनरेशन के अंदर से, या कुछ लोग इस तरह के हैं उनके दिलो दिमाग से निकालने के लिए ऐसी सोच हमें डेवलप करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, बात तो बहुत हाँ तक भी अगर बोला जाए तो करेंगे, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि ये जो पार्टी बनाने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों को हक दिलाना इसका अव्वली फ़र्ज़ है। यानी पहला जो फ़र्ज़ है नेशनल रोड में पार्टी ऑफ इंडिया का, वो यही है कि सबको बराबरी का हक दिलाए। और नेशनल रोड में पार्टी ऑफ इंडिया चेहरा ज़रूर आपको मुस्लिम नज़र आ रहा है, इस्लामी चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, हमारे यहाँ सबको बराबरी है। हम ये देखते हैं कि आप काबिल हैं, जा सकते हैं, समाज की बात रख सकते हैं,
तो हम सबसे पहले उसके ऊपर गौर करके आपको भेजने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को चुन के हम क्यों भेजते हैं, और उसके बाद 2 और 2 5 यानी 2 और 2 4 नहीं बल्कि 2 और 2 5 जो वो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा आपको। दुनिया से मनवा रहे हैं, गुंडागर्दी मुकम्मल तरीके से हर इलाके में जहाँ से जो जीत के जाता है उस इलाके की उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि हमें अपने क्षेत्र में जाकर कुछ काम करना चाहिए, कुछ लोगों की परेशानियाँ सुननी चाहिए, उनके काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बस वोट लिया और जाकर के बैठ गए, 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ के। तो मैं ये कहता हूँ जो लोग हाथ जोड़ के आते हैं आप उनसे होशियार नहीं। ये मेरा जिंदगी का तल्ख तजर्बा है। हाथ जोड़ने वाला इतना खतरनाक इंसान होता है, अगर आप इसका तजर्बा नहीं किया, महसूस नहीं किया, तो आज के बाद करें कि उसके नतीजे क्या निकलते हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने। बहरहाल तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि हमारे साथ अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोग आएँ और पॉलिटिक्स में आकर के आगे बढ़ें, अपने समाज की, अपने इलाके की, अपनी स्टेट की, अपने पूरे मुल्क की बात रखें। देखिए, आपको अगर दर्द है तो आप अपनी बात खुद रखें,